क्लास जो हमने किया था उसमें हमने क्या समझा था कि हमारे पास एक एरो फंक्शन है, ठीक है। और उसी के साथ हमने समझा था कि हमारा क्या डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि जो हमारा ट्रेडिशनल, हाँ बोलो। हाँ बरोबर। तो डिफरेंस इतना ही था कि हमारा जो ट्रेडिशनल फंक्शन था उस ट्रेडिशनल फंक्शन में हम फंक्शन लिखते थे, ठीक है। हम ऐड नंबर्स लिखते थे और उसके बाद जा करके हम उसमें से रिटर्न आता था। तो यहाँ पे वो रिटर्न आपका रिजल्ट में स्टोर होता था एंड देन यू गॉट द रिजल्ट। तो ये ट्रेडिशनल फंक्शन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारा सी प्लस प्लस या जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अदर देन जावास्क्रिप्ट वो इस तरह से काम करता था। लेकिन जब हम एरो फंक्शन पढ़े या एनोनिमस फंक्शन पढ़े तो सबसे पहले एनोनिमस फंक्शन पढ़ा गया और एनोनिमस फंक्शन में फंक्शन का जो नाम था उसी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया और इसको एक वेरिएबल में असाइन किया। तो ये तो सेम ही था, यहाँ पे भी आप एक वेरिएबल में असाइन कर ही सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि आपने यहाँ से नाम हटाया और यहाँ पे एक वेरिएबल में क्या किया, इसको असाइन कर दिया। आफ्टर असाइनिंग इट इन वेरिएबल, आपने वेरिएबल को कॉल किया इस बार। क्योंकि आपने वेरिएबल को कॉल किया तो ये फंक्शन ना रह करके फंक्शनल एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। और फिर आपने रिजल्ट प्रिंट किया और यहाँ पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले किया, है ना। तो ये था एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन के बाद हमने एरो फंक्शन जब आए तो एरो फंक्शन में हमने फंक्शन भी रिमूव कर दिया, हमने फंक्शन का नेम भी रिमूव कर दिया। तो बचा क्या, सिर्फ पैरेंथेसिस और उसके अंदर का फंक्शन बॉडी। तो सिर्फ बचा आपके पास फंक्शन का पैरेंथेसिस और बॉडी। जब आप वन लाइनर फंक्शन लिखते हो तो आपको ये बॉडी में जो ओपनिंग क्लोजिंग जो पैरेंथेसिस है वो भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसको एंट्री करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अदरवाइज आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा अगर ये मोर देन वन लाइनर फंक्शन हुआ तो, ठीक है। और जब आप ऐसा लिख रहे हो तो लास्ट में जाते समय यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आपको लिखना है। जब वन लाइनर होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब मल्टी लाइनर होगा तो आपको लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिखने का जरूरत है। बाकी काम तो ये आज भी वैसा ही करेगा 30, ठीक है। हेलो, समझ में आया तो ना। একটু ডিফারেন্স আছে তো না আগে যেরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল, মানে এবার তুমি নিজের সিস্টেমে এই কাজগুলো দেখতে পাচ্ছ তো না। ফিলিংটা একটু ডিফারেন্স আসবেই, ঠিক আছে। যদি তুমি এই পুরোটা তোমার ওখানে দেখতে পাও তাহলে একটু ডিফারেন্স পাবে। নাহলে তো আগের মতন শুধুমাত্র খালি স্ক্রিন দেখা যেত, কি হচ্ছে দেখা বুঝতে একটু অসুবিধাই হতো। চেঞ্জ কিছু করার চেষ্টা করো এখানে তোমার ওখান দিয়ে, লাইক রেজাল্টেড কিটাকে উড়িয়ে দেখো তো হয় কিনা। ঠিক আছে, এফেক্ট আসবে, হ্যাঁ। আর ইন্টারফেসের মধ্যে একটু ডিফারেন্স হয়ে গেছে, এখন তুমি ওখান থেকেও চালাতে পারবে। তো যদি কোনো মিস্টেক হয়, ঠিক আছে, লাইক ফর এক্সাম্পল কোথাও আমি উল্টো করে দিলাম, ফাংশনের নামটা ভুল লিখে দিয়েছি বা কিছু একটা, তুমি যদি দেখো যে এখানে নেমিং ভুল আছে বা এখানে সামথিং, ঠিক করে দিও, ঠিক আছে। কন্ট্রোলটা এবার তোমার কাছেও আছে, ঠিক আছে, আমার স্ক্রিনটাকে চেঞ্জ করার। তো ভেরিয়েবল মাল্টিপ্লিকেশন ইজ ইকুয়ালস টু a কমা b, और এই পুরো জিনিসটা তাহলে আমার কাছে এখানে কি থাকলো, दिस इज एरो फंक्शन, ठीक है। जहाँ पे फंक्शन का नाम भी नहीं है, फंक्शन का कीवर्ड भी लिखना नहीं पड़ेगा, फंक्शन डायरेक्टली आप क्या करोगे, पैरेंथेसिस लगाओगे, इक्वल टू ऑपरेटर और उसके बाद एरो साइन, और फिर यहाँ पे जिस चीज के साथ आप भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपका एरो फंक्शन यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें फंक्शन का नेम नहीं होगा और फंक्शन का कीवर्ड नहीं होगा, सो दिस इज एरो फंक्शन। इसके बाद आते हैं असिंक्रोनस फंक्शंस में, ठीक है। और उससे पहले मैंने कॉल बैक पढ़ाया था तो एक बार कॉल बैक वापस से समझ लेते हैं। कॉल बैक क्या था कि जैसे नॉर्मली हम फंक्शन कॉल करते थे तो उस समय हम सिर्फ वैल्यूज भेजते थे, 3 5 एक पैरामीटर था, वो ए और बी के पास जाता था। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कराया गया, ये क्या है, कॉल बैक इंट्रोड्यूस कराया गया, तो आप एक फंक्शन को ही एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो। आप एक फंक्शन को अगर पैरामीटर के रूप में पास करना चाहते हो, जब फंक्शन को एक पैरामीटर में हम लोग भेजेंगे तो यहाँ पे देखिए सब एक क्या है, फंक्शन है।
सब खुद में एक फंक्शन था। तो ये फंक्शन इस कॉल बैक के पास जा रहा है और यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट जो भी हो करके यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। तो एल्गोरिदम का फ्लो किस तरह से है या प्रोजेक्ट का फ्लो, 5 और 3 हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, उसके साथ हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नाम का क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया है। तो फंक्शन यहाँ पे है आपके पास। अब इस फंक्शन को आप एज अ पैरामीटर इस कैलकुलेटर के पास भेजते हो। क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट था तो कॉलबैक ने इसको रिटर्न किया a माइनस बी करके। सिमिलरली अगर ये सब्ट्रैक्ट ना हो करके यहाँ पे अगर एडिशन होता तो ये यहाँ से क्या करता, एडिशन रिटर्न करके आपको रिजल्ट में ऐड करके दे देता। क्या हुआ, तो ये रिजल्ट में क्या कर रहेगा, फिर ऐड करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपके पास एडिशन आउटपुट দেখা না, আচ্ছা তো ওটাকে তোমাকে রান করতে হবে। ठीक है, तो 5 और 3 ऐड हो करके यहाँ पे रन कরার ऑप्शन नहीं है, रन कরার ऑप्शन नहीं। তাও আগে থেকে তো অনেকটা বেটার আছে, যাতে তো একটু কিছু বুঝাই যেত না যে কি হচ্ছে। Guess to the focus on your attention, এইটা তুমি তো না, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এই অবধি বুঝতে পেলে? আচ্ছা তো এবার নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে asynchronous ফাংশনের মানেটা কি, হোয়াট ইজ asynchronous ফাংশন। ঠিক আছে, তো asynchronous ফাংশনের মধ্যে এখানে তুমি যদি সেট টাইম আউট কে দেখো, তো সেট টাইম আউট একটা বিল্ট ইন asynchronous ফাংশন। ঠিক আছে, সেট টাইম আউট ইজ আ বিল্ট ইন asynchronous ফাংশন দ্যাট টেকস আ কল ব্যাক। এখানে যে জিনিসটা নেওয়া আছে এটা হচ্ছে নিজের মধ্যে একটা কল ব্যাক। ঠিক আছে, দ্যাট টেকস আ কল ব্যাক, আর এইটা নিজের মধ্যে কাজ করে। তো আমি ওদিনকার asynchronousটা ঠিক মতন বোঝাইনি, মানে এই অবধি। তো লেট মি ফার্স্ট ক্লিয়ার উইথ কিছু কনসেপ্ট, যেটা হচ্ছে যে একটা ফাংশন আরেকটা ফাংশনের মধ্যে কি করে কাজ করে। ঠিক আছে, আফটার দ্যাট লেট মি কাম টু এক্সপ্লেন দিস asynchronous ফাংশন। तो सबसे पहले देखिए कि अभी आपने कॉल बैक समझ लिया कि कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक समझ लिया था कि कॉल बैक में आपको क्या करना है, सिंपल एक फंक्शन को पास करना है, पास फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, पास करना है एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया था आपका कॉल बैक। लेकिन अब कॉल बैक और आपका एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन, इन दोनों को कॉल बैक में किस तरह से यूज करना है, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक में समझना है। ठीक है, একটু আগে অবধি কল ব্যাকটা বুঝলে না, খালি যে কল ব্যাকে কি হয়, একটা ফাংশন পাস করা হয়, তাই তো। তো এবার নেক্সট টপিক যেটা হচ্ছে যে তোমার অ্যানোনিমাস ফাংশন আর অ্যারো ফাংশন, এই দুটোকে কি করে আমি তোমার কল ব্যাকের মধ্যে ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে, তো কিছুক্ষণ আগে যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে কল ব্যাক দেখেছিলাম, আরেকবার দেখি কল ব্যাকটাতে। তো এখানে কল ব্যাক যেটা আছে, এই কল ব্যাকটার মধ্যে ট্র্যাডিশনাল ফাংশন ইউজ করা হয়েছে। ঠিক আছে, এই কল ব্যাকটার মধ্যে কিরকম ফাংশন ইউজ করা হয়েছে, ট্র্যাডিশনাল ফাংশন ইউজ করা হয়েছে, রাইট। এখানে যে কল ব্যাক যেটা আছে ও কিরকম ফাংশন নিচ্ছে, একটা ট্র্যাডিশনাল ফাংশন নিচ্ছে। তো আগে যেরকম একটা ফাংশন নিত, তো ট্র্যাডিশনাল ফাংশন না নিয়ে এবার কল ব্যাক যেটা আছে আমাদের, ও একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন নেবে। তো কল ব্যাক উইথ ANONY, ঠিক আছে, অ্যানোনিমাস ফাংশন ডট জেএস। তো এইটা আমরা করতে চাই। এবার এখানে আমাদেরকে ফার্স্টে লিখতে হবে যে আমাদের ফাংশনের নামটা কি। তো ফাংশনের নাম হচ্ছে লেটস সাপোজ ক্যালকুলেটর, যেটা কিছুক্ষণ আগে ছিল। এবার ওখানে a, b,
কমা অপারেশন। লাস্ট টাইম কি নিচ্ছিল, অপারেটর অ্যাজ আ ফাংশন নিচ্ছিল, রাইট? এবার অপারেশন অ্যাজ আ ফাংশন কিন্তু এটা, ঠিক আছে? এখানে যে জিনিসটা এখানে করা হচ্ছে অপারেশন, এটা কি একটা ফাংশন, ঠিক আছে? এই অবধি কল ব্যাক বুঝতে পারলাম না। এইটা কি হয়ে গেছে? ওই তো ওখানে তিনটে ডট যেটা আছে ওটাকে ক্লিক করে ক্লোজ অল করে দাও। কি 70 কল ব্যাক বুঝতে পারলে না? তো কল ব্যাক মানে কিছুই না, যেরকম তুমি আগে নর্মাল ফাংশনের মধ্যে, নেম ফাংশনের মধ্যে 3 আর 5 পাঠাতে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে 3 আর এখানে 5 এন্ট্রি হতো, আর তুমি ক্যালকুলেট করার পরে এখানে রেজাল্ট পেতে, যেটা নর্মালি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে হয়, কি তাই তো? ঠিক আছে? এবার ওর জায়গাতে যদি আমি কল ব্যাক ইউজ করি, তাহলে কল ব্যাকে আমরা এখানে 5 আর 3 তো পাঠাচ্ছি, বাট তার সাথে একটা কি করলাম, ফাংশন অ্যাজ অ্যান আর্গুমেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার ফাংশন এখানে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ফাংশন এখানে গেল, আর ওই কল ব্যাক যে ফাংশনটা আছে ওখানে যাওয়ার পরে তুমি এ আর বি কে পাঠিয়ে দিয়েছো অ্যাজ কি প্যারামিটার, তাহলে এখান থেকে সাবট্রাক্ট এখানে পাস হলো, তাহলে এইটাও সাবট্রাক্ট, তাহলে সাবট্রাক্টের মধ্যে এ কমা বি, তাহলে এখানে সাবট্রাক্ট ফাংশনে এসে ও এ আর বি কে সাবট্রাক্ট করে এখানে রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছে। তো এখানে ফ্লোটা কি হলো, যে আমি একটা ফাংশনকে আর্গুমেন্ট পাস করে দিয়েছি, ঠিক আছে? কি করেছি, একটা ফাংশনকে আর্গুমেন্টের হিসেবে পাস করেছি। তো দেখো এখানে কি হচ্ছে, যে আমরা এখানে কি করেছি, একটা ফাংশন ক্রিয়েট করেছি, ঠিক আছে? একটা ফাংশন এখানে ক্রিয়েট করলাম, আর এই ফাংশনটার নাম রাখলাম হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেট। আর এই ক্যালকুলেট ফাংশন এ কমা বি কমা অপারেশন নেয়, ঠিক আছে? আর এবার তুমি অপারেশনটাকে বললে যে অপারেশন টু বি ডান অন এ কমা বি, কি অপারেশন আসছে সেটা তোমাকে বাইরে থেকে ডিক্লেয়ার করে পাঠাতে হবে। বাইরে থেকে তুমি যখন ফাংশনটাকে কল করবে, ক্যালকুলেট ফাংশনটাকে, তখন তুমি এখানে বলছো যে দেখো এ কমা বি, আর এভরি টাইম ইউ আর চেঞ্জিং ইট, এবার তুমি এখানে সাম পাঠালে, তাহলে সাম বলে একটা অপারেশন তুমি এখানে কি করে দিচ্ছ, কমপ্লিটলি সেন্ড করছো, ঠিক আছে? সাম বলে একটা ফাংশন যেটা আছে তুমি এখানে কি করলে, কমপ্লিটলি সেন্ড করলে। তো when you are sending sum বলে একটা ফাংশন, you have to declare sum বলে একটা ফাংশন, তাহলে এখানে আমাদেরকে ফাংশন সাম বলে আমরা কি করলাম, ক্রিয়েট করলাম। আর যে কি নেবে, এ কমা বি নেবে, এ কমা বি নেবে, আর ওর ভিতরে কি হবে, রিটার্ন করতে হবে আমাদেরকে এ প্লাস বি, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? এই জিনিসটাই হচ্ছে তোমার ফাংশন কল ব্যাক। ঠিক আছে, তাহলে এইটা থাকলো আমাদের কাছে কি, ফাংশন কল ব্যাক। কি সম্রাট বোঝা গেল তো না? সম্রাট আর্ণব। এবার এখানে তোমার ফাংশনটার মধ্যে কি আছে, এ আছে, বি আছে, আর অপারেশন আছে। আগেন অপারেশনটা কি হবে, একটা ফাংশন হবে, তাই তো? অপারেশনটা আমার কাছে ফাংশনই থাকবে। তো কিছুক্ষণ আগে যেরকম এখানে এ বি আর কল ব্যাক ছিল, তাহলে এখনো সেমই জিনিস, এ বি আর অপারেশন। এবার এইটাকে যদি আমি অ্যারো ফাংশনের মতন রাখতে চাই, ইনস্টেড অফ মেকিং ইট আ রেগুলার ফাংশন, এটাকে তুমি রেগুলার ফাংশন থেকে সরিয়ে দিয়ে অ্যারো ফাংশন হিসেবে যদি বানাতে চাই, তাহলে কি করে বানাবো? একটা নর্মাল ফাংশন, একটা নর্মাল রেগুলার ফাংশন অ্যারো ফাংশনে কি করে চেঞ্জ হয়? এটা যদি আমার কাছে একটা নর্মাল ফাংশন থাকলো, ভেরিয়েবলের নাম নিয়ে ফাংশনটা বাঁচছে তার নামটা লিখতে হবে, লিখে যে প্যারামিটার গুলো ওগুলো লিখতে হবে, লিখে যাবে অ্যারো সাইন দিয়ে, তারপর ঠিক আছে? এইটা থাকলো, আর এখানে কল ব্যাক এ কমা বি, এই জিনিসটা আছে, এইটা তো রেগুলার ফাংশন তরিকা তো না, ট্রেডিশনাল ফাংশনাল ওয়ে তো এই জিনিসটা, ট্রেডিশনাল ফাংশন। এবার এইটাকে যদি আমি অ্যারো ফাংশন বানাতে চাই, তাহলে আমাকে এখানে কি করতে হবে, এই ওয়ার্ডটাকে সরিয়ে দিতে হবে, এটাও সরে যাবে, তাই তো? এই দুটোই অমিট হয়ে যাবে তো,
এটাও অমিট হয়ে যাবে, এটাও অমিট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, শুধুমাত্র যেটা বাঁচবে সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা, এ কমা বি আর কল ব্যাক। কি ঠিক আছে, বুঝতে পেলে? এ কমা বি আর কল ব্যাক বাঁচবে। এবার এর সাথে একটা ইকুয়াল টু সাইন আর গ্রেটার দেন সাইন, আর তারপরে এই জিনিসটা এখানে ঢুকে যাবে, এই জিনিসটা এখানে ঢুকে যাবে, আর এখানে কল ব্যাক যেরকম লিখেছো, এখানে যে হ্যাঁ এখানে কলব্যাক কল ব্যাকটা এখানে থাকবে। আর একটা জিনিস কি এক্সট্রা হবে, যে তোমাকে এখানে ভ্যার ইয়া কনস্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে। আর ভেরিয়েবলের মধ্যে লিখতে হবে। হ্যাঁ, আর এইটাকে এখানে লিখতে হবে যে এইটা হচ্ছে ক্যালকুলেট ফাংশন। তো এইটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি অ্যারো ফাংশন, বুঝতে পেলে? হ্যাঁ, তাহলে এইটা এখানে যেটা বানানো হলো সেটা হচ্ছে অ্যারো ফাংশন। আর এর উপরে যেটা ছিল, এর উপরে যেটা ছিল এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে লেখা, আর এইটা হচ্ছে অ্যারো ফাংশন ওয়েতে লেখা। ঠিক আছে, অ্যারো ফাংশন ওয়েতে। তাহলে এই জিনিসটা যদি আমাকে এখন এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে কি লিখবো আমরা, যে ক্যালকুলেটর এ বি অপারেশন। ঠিক আছে, তাহলে এই ক্যালকুলেটর ওয়ার্ডটাও থাকবে না, তাই তো? ক্যালকুলেটর ওয়ার্ডটাও থাকবে না, শুধুমাত্র এ বি অপারেশন থাকবে। তারপর কি থাকবে, ইকুয়ালস টু। তারপর এখান থেকে এই জিনিসটা ওপেন হয়ে যাবে, আর এখানে তোমাকে কি করতে হবে, রিটার্ন করতে হবে ক্যালকুলেশনকে, মানে অপারেশন এখান থেকে কি করবে, রিটার্ন করবে এ কমা বি। ঠিক আছে, আর এইটাকে এবার কি করতে হবে, কোথাও স্টোর করাতে হবে। তো যেখানে স্টোর হবে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে কনস্ট ক্যালকুলেটর ইজ ইকুয়ালস টু দিস থিং। আর এবার বাইরে গিয়ে যদি আমি ক্যালকুলেটরকে কল করি, ক্যালকুলেটর তাকে দিতে হবে এ বি, তাহলে প্যারামিটার পাঠাতে হবে 5,3, কমা এবার তার সাথে এই অপারেশনের মধ্যে যে কলব্যাকটা আছে, এই কলব্যাকটার নাম কি হবে সেটা আমাকে লিখতে হবে অ্যাড। আর এবার আমাকে আলাদা করে কি করতে হবে, অ্যাড কে ডিজাইন করতে হবে, যে অ্যাড ফাংশনটা কি আছে। যদি আমি অ্যাড ফাংশনকেও এরকম ওয়েতে বানাতে চাই, যেরকম ওয়েতে অ্যারো ফাংশন ওয়েতে হয়, তাহলে আমাকে এখানে কি করতে হবে, এ কমা বি নেবে ও ইজ ইকুয়ালস টু, আর একটা হ্যাঁ, ঠিক আছে, রিটার্ন এ এ এটা প্লাস বি। ঠিক আছে, আর এইটাকে কোথায় স্টোর করাতে হবে, অ্যাড এর মধ্যে স্টোর করাতে হবে। তাহলে কনস্ট অ্যাড ইজ ইকুয়ালস টু দিস হোল থিং। কি বুঝতে পেলে? আচ্ছা, কনসোল ডট লগ করে নি আমি। তো এই পুরোটাকে যদি কনসোল ডট লগ করে দাও, ঠিক আছে, তাহলে 8 পাচ্ছি তো। ঠিক আছে, তাহলে এই যে যেখানে এই জিনিসটা হলো, এটা অ্যানোনিমাস ফাংশন লিখেছি কিন্তু করেছি আমি অ্যারো ফাংশন দিয়ে। হ্যাঁ, তো এটাকে চেঞ্জ করে অ্যারো করে দিচ্ছি। অ্যারো, আর এটা M1 মানে মেথড 1 এটা। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি বুঝতে পেলে? কোনো প্রবলেম আছে? আচ্ছা, এবার তোমার যদি টিপিক্যালি শুধুমাত্র ওটা অ্যাডিশনের জন্যই একটা ফাংশন যদি থাকে, তাহলে এইটাকে ব্লক করে দিচ্ছি। এবার এখানে দেখো, আমাদেরকে এখানে ক্যালকুলেটরকে আগেইন কল করতে হবে এ কমা বি। এবার আমি ফাংশনকে কি করছি, ওর মধ্যেই প্যাক করে দিতে চাইছি, এর মধ্যেই যেন প্যাক হয়ে যায়। তাহলে এখানে ইকুয়ালস টু অ্যারো, আর এইটা এখানেই অন হবে, আর এখানে আমি লিখবো রিটার্ন এ প্লাস বি। ঠিক আছে, তো একটু আগে তোমার এইটা নিজের মধ্যে এ প্লাস বি নিচ্ছিল, তাহলে এবার এখানে এটা এ কমা বি নিয়ে নেবে, এখানেই পুরো জিনিসটা হয়ে যাবে। আর এটাকে তুমি ইকুয়ালস টু কনস্ট ক্যালসি ডিক্লেয়ার করে দেবে, আর বাইরে এখানে তুমি ক্যালসি, আর এখানে শুধুমাত্র 5,3 পাস করবে। ক্যালকুলেটর ইজ নট ডিফাইন্ড, সেটা ক্যালকুলেটর হবে না, এই জিনিসটা হবে।
ए बी ए দুয়ারে কেন লিখেছে? এইটা আর্গুমেন্ট নিচ্ছে এইটার মধ্যে যাওয়ার জন্য, এইটা এ কমা বিটা এখানে এ কমা বি নেওয়ার জন্য নিয়েছিলাম। আচ্ছা আমি এটাকে আগে ঠিক আছে, এরকম কোনো ভুল নেই, জাস্ট এখানে অ্যারো ফাংশন হিসেবে করতে চাইছিলাম। এটাতে এ কমা বি না নিলেও চলবে না, ও তো নিজের মধ্যে নিচ্ছে। আমার মনে হয় ব্র্যাকেটের মধ্যে এ কমা বিটা লিখতে হবে, তার বাইরে লিখতে হবে। কোন ব্র্যাকেটে? এই ক্যালকুলেটর ভেতরে লেখা এটা তো তোমার অ্যারো ফাংশনটা, এই যে ফাংশন তুমি এখানে ডিক্লেয়ার করছিলে না, অ্যাড বলে যে জিনিসটা আছে, এইটাকে উঠিয়ে আমি এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছি, আর কিছু না। আর এইটা তোমার 5, এটা তোমার 3, এটা তোমার 5, এটা তোমার 3, মানে এই যে পুরো জিনিসটা যেটা এখানে হচ্ছিল, এই পুরো জিনিসটাই এখানে লিখেছি। মানে দেখো ক্যালকুলেটর, এইটা ক্যালকুলেটর, এ আছে তো এখানে এ আছে, বি আছে তো এখানে বি আছে। এবার এই যে অপারেশন যেটা ছিল, এটা এবার অপারেশন না হয় এই পুরো ফাংশনটাকে যদি আমি উঠিয়ে এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিই, তাহলে ওই জিনিসটাই হচ্ছে এখানে এ প্লাস বি। হ্যাঁ, এবার এখানে আমি কনসোল লগ করিনি না, সেই জন্য দেখা যাচ্ছে না। কনসোল ডট লগ, এটাকে সেভ করে দিয়ে যদি আমি এখন চেক করি কি লিখছি, calculator is not defined. Calculator not defined. তো তোমার প্যারান্থেসিসটা থাকবে আর অ্যারো অপারেটর, আর তার সাথে রিটার্ন অপারেশন হয়ে যাবে। এবার এখান থেকে যদি আমাকে এই ক্যালসিটাকে কল করতে হয়, তাহলে ক্যালসি লিখছি। আর লাস্ট টাইম কি করেছিলাম, লাস্ট টাইম অ্যারো ফাংশন লিখেছিলাম এখানে এই জায়গাটাতে, যদি মনে করো এখানে অ্যারো ফাংশন লিখেছিলাম না এই জায়গাটাতে, এখানে অ্যারো ফাংশন লেখা হয়েছিল তো। এবার অ্যারো ফাংশন লিখতে হবে না, অ্যারো ফাংশনের জায়গায় তুমি এখানে অ্যানোনিমাস ফাংশন লিখবে, ফাংশন, আর ফাংশনের নাম থাকবে না, ফাংশন, শুধুমাত্র ফাংশন। আর এর এবার ফাংশনের নো নেম, ঠিক আছে, ফাংশনের কোনো নাম নেই। আর ও নেবে হচ্ছে n1, n2, কোনো দুটো প্যারামিটার নেবে। তো লেটস সাপোজ এই দুটো প্যারামিটার হচ্ছে 3, 4। আর এখান থেকে তুমি এইটাকে কল করার চেষ্টা করছো, আর এখান থেকে লিখবে হচ্ছে রিটার্ন 3, 4, মানে 3 + 4। তো এই 3, 4 এইগুলো কি জিনিস, এগুলো হচ্ছে আমার কাছে প্যারান্থেসিস মানে ভেরিয়েবলস। তাহলে এই ভেরিয়েবলস গুলোর নাম রিপ্লেস করে দাও a প্লাস বি করে, ঠিক আছে এই জিনিসটা। আর বাইরে গিয়ে তুমি ক্যালসিটাকে কল করে নিতে পারো। তাহলে এখান থেকে যদি আমি কনসোল ডট লগ করে রাখি, তাহলে দেখো এখানে কি দেয়। ঠিক আছে, বুঝতে পেলে? হ্যালো, বোঝা গেল ওই জিনিসটা? এখানে 3 আর 4 যেটা আছে, ওটা নিজের মধ্যে কি ভ্যালিউস, ফাংশন যে এখান থেকে কল হচ্ছে, এটা কি একটা ফাংশন কল ব্যাক হিসেবে পাস করা হয়েছে। আর এই কল ব্যাক ফাংশনটা কি করে দিচ্ছে আমাকে, 3 আর 4 কে অ্যাড করে দিচ্ছে, দিয়ে ক্যালসি থেকে পাস করে এখানে আমি এটাকে প্রিন্ট করতে পারছি। এটা নিজের মধ্যে কম্প্যাক্ট হয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে তো না? হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? हाँ, तो इसमें सिंपल क्या हुआ, देखो लास्ट टाइम जब आपने कॉल बैक पढ़ा था, यहीं पर ही कॉल बैक आपने सीखा था ना।
इस फंक्शन का पास नेम था, इस फंक्शन के पास एक फंक्शन का नेम था और वो a प्लस बी कर रहा था और यही चीज यहाँ पे कॉल बैक करके दे रहा था मेरे को। ये सेम चीज ही हो रहा था, मैं भी यहाँ पे सेम ही चीज कर रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती क्या कर रहा हूँ, चीजों को एक स्टेप में करने के लिए इतने सारे तामझाम किया गया। काम वही है, क्या हुआ है, एक ए और एक बी, दो ऑपरेंड लिया गया है, उसके साथ एक आपने क्या किया है, कॉल बैक पास किया है। यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ है, कॉल बैक पास किया गया है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। तो ये एनोनिमस फंक्शन एज अ कॉल बैक पास हो रहा है, कहाँ पे पास हो रहा है, इस ऑपरेशन नाम के फंक्शन में, और ये ऑपरेशन करके मेरे को ला करके दे रहा है। सिंपल चीज समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में है ये, लेकिन ये इसलिए समझना है क्योंकि सेट टाइम आउट इसी फॉर्मेट में है। आया समझ में ये चीज? तो एक ब्रीफ समझ लेते हैं वापस से आराम से। क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा देर पहले आपने क्या सीखा कि एक फंक्शन क्रिएट करना है, फर्स्ट स्टेप। वो फंक्शन क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है, यही तो कॉल बैक है ना, वो कॉल बैक लेता है। एक दूसरा फंक्शन होता है जो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ये वो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला फंक्शन है, ठीक है। और एक कॉल होता है, फंक्शन कॉल होता है, जो कि एक्सप्रेशन लेता है, दो एक्सप्रेशन लेता है और उसके साथ एक फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा होता है। तो इस चीज को एक लाइन में लिखने के लिए, मतलब इन तीन चीज को, यहाँ पे देखो कितने चीज है, स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज किया गया है वो एक नेम फंक्शन है, राइट, एक फंक्शन है उसके पास नाम है, तो ये नेम फंक्शन के तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पर ही अगर आपको इधर ही सम ना लिख करके, इधर पे ही सम ना लिख करके इस पूरे फंक्शन को ही, इस पूरे फंक्शन को ही अगर उठा के यहाँ पे लगाना होगा, तो फिर ये स्टेप नंबर 2 ऑमिट हो जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 2 अगर ऑमिट होता है तो उस पे कैसा दिखाई देगा कि किसी ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है a कॉमा बी को और उसके साथ एक फंक्शन लिखा है a कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न किया है क्या, a प्लस बी, इसको किसी ने रिटर्न किया है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, ऑमिट हो गया ना, लेकिन स्टेप नंबर 1 तो रहेगा ही, जो इस फंक्शन का क्या होगा, इस फंक्शन का डेफिनेशन होगा कैलकुलेट फंक्शन का। तो कैलकुलेट फंक्शन क्या कर रहा था, कैलकुलेट फंक्शन ए और बी को ले रहा था और अपने साथ एक कॉल बैक ले रहा था, ठीक है, कॉल बैक लिया और उसने कॉल बैक के अंदर ए और बी को पास किया, इसको यहां से सिंपली रिटर्न करवाया, इसको यहां से रिटर्न करवाया। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये तो आपका अभी भी स्टेप नंबर 1 है, ये वाला अभी भी स्टेप नंबर 1 है, लेकिन इसमें आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 कहाँ गया, देखो स्टेप नंबर 2 अभी इसके अंदर घुस गया है, ये है वो स्टेप नंबर 2 जो इसके अंदर घुस चुका है, ये था स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 और ये खुद में स्टेप नंबर 3 था। तो अभी भी 3 ही स्टेप है, लेकिन इस तरह से लिखा गया, ये 3 स्टेप है। इसमें कौन सा यूज किया गया है, इसमें इस जगह पे एनोनिमस फंक्शन यूज किया गया है, एनोनिमस फंक्शन यूज किया गया है और ये एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे एज अ कॉल बैक पास हो रहा था और ये कॉल बैक करके यहाँ से रिटर्न कर रहा था। आया समझ में? हेलो, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, प्रोसेस आई गया, समझ में आया होगा। स्टेप नंबर 1 2 3, सिंपल चीज समझना है, 3 स्टेप है। एक बार फंक्शन 2 एक्सप्रेशन लेता है, उसके साथ एक ऑपरेशन लेता है, ऑपरेशन यहाँ से पास कर रहा होता है और ये ऑपरेशन ही खुद में कॉल बैक हो रहा होता है। दूसरे जगह पे आपको ऑपरेशन डिफाइन करना होता है और तीसरे जगह से आपको ऑपरेशन कॉल करना होता है, ए बी और सम करके। अब उसको अगर मैं एक स्टेप में करना चाहता हूँ यूजिंग एनोनिमस फंक्शन के तरीके से, तो ये है वो तरीका जिससे आपको ये चीज करना है। अब तीसरा स्टेप, मतलब तीसरे तरीके में, मेथड नंबर 3, एक ही चीज को करने के बहुत मेथड है। अब ये मेथड नंबर 3 पे आते हैं, वो मेथड 2 था, अब मेथड 3 है। मेथड 3 में क्या हो रहा है, देखो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ये फंक्शन लिखा हुआ ना आए, ये फंक्शन लिखा हुआ ना आए, ये कैलकुलेट भी लिखा हुआ ना आए, ये दोनों ही नहीं लिखा हुआ आना चाहिए। तो अगर इन दोनों को ही ओमिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको मुझे एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अगर ये एरो फंक्शन बन जाते हैं तो ए बी और कॉल बैक रह जाएंगे, ये ए बी और कॉल बैक रह जाएंगे ये। तो कॉल बैक रहेंगे तो इक्वल्स टू ऑपरेटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू और ये चीज। अब यहाँ पे ये
ऐसे रह जाएगा और ये बन जाएगा रिटर्न कॉल बैक। हाँ ठीक है। हाँ की बोल रहे सम्राट? अच्छा, तो यहाँ पे देखो, आया समझ में? उस ऊपर वाले पार्ट में फंक्शन था, फंक्शन का नेम था ए बी कॉल बैक, और ये रिटर्न और कॉल बैक स्टेटमेंट लिखा हुआ था। उसके जगह पर यहाँ पे क्या हुआ, ए उसके साथ बी कॉल बैक एरो ऑपरेटर, ये पूरा चीज हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर? अभी तक ये क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 हुआ तो ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, मुझे इस कैलसी को यहाँ पे कॉल करना है। इस कैलसी को कॉल करना है। कैलसी खुद में क्या क्या लेगा, ए लेगा, बी लेगा, और उसके साथ एक फंक्शन लेगा जो इसको यहाँ पे पास करना है। तो अगर उसको भी एरो ऑपरेटर में बनाना है तो ये बन जाएगा उसका एरो ऑपरेटर। ये बन गया उसका एरो ऑपरेटर। और ये क्या करेगा, ए और बी को लेगा और यहां से रिटर्न करेगा ए प्लस बी। क्लियर हुआ? आया समझ में? यहां से चीजें, फंक्शन था, उसके बाद ए कॉमा बी और रिटर्न दिस थिंग था। यहाँ पे भी हमने वही चीज किया है। अच्छा, इसको बंद भी करना है। ये इसका पैरेंथेसिस बंद हुआ, इसका बंद हुआ। तो ये पूरा चीज यहाँ पे सेकंड स्टेप में कंप्लीट हुआ। ये कॉलिंग है और ये इसका यहाँ से बुलाया गया है। क्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। क्यों मुझे ये समझाना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा मॉन्स्टर इसके ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे प्रोग्रामर्स इस तरीके से करेंगे, बहुत सारे प्रोग्रामर्स आपको इस तरह से करते हुए दिखेंगे। तो आपको दोनों ही चीज समझ में आना चाहिए कि ये भी एक तरीका है, ऊपर वाला भी एक तरीका है, लेकिन कोई भी इससे ऊपर वाले तरीके से नहीं कर रहा है। मतलब ये सबसे बेसिक तरीका है, इस तरीके से कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके में कोई नहीं कर रहा है, 3 स्टेप में कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पूरे चीज को 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको 2 स्टेप में ही किया है। एक पहला स्टेप जिसमें ए बी और ये एरो फंक्शन की तरीके से कॉल हो रहा है, और यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। ठीक है, आया फिर कॉल बैक समझ में पूरा कि कॉल बैक क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन मैं दूंगा तो करो फिर, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, अभी जस्ट करके देखो। सेम चीज करना है, मैंने जैसा किया है। आपको एरो ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है, एरो ऑपरेटर का यूज करके कॉल बैक करना है। और क्या फंक्शन लिखना है कि मुझे रिटर्न हो 2 नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने एडिशन किया है, आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है। जस्ट खुद से लिख करके देखो कि आ रहा है कि नहीं लिखना। एरो ऑपरेटर का यूज करके कॉल बैक फंक्शन बनाना है और प्रोडक्ट रिटर्न करना है। इसमें करो, एक फोल्डर बना करके खुद से करो, और मेरे को दिख जाएगा। दोनों जन अपना अपना कर लो। सम्राट अपना नाम से एक तो फोल्डर बना लो। हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি নিজের नाम একটা फोल्डर এখানে क्रिएट করে नाओ ना। और अर्नब, अगर तुमको प्रैक्टिस करना है तो तुम अपने नाम का एक फोल्डर क्रिएट करो, और उसके बाद जो है उसको कर लो, जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको कर लो। फोल्डर का नाम, अपना नाम लिखना सम्राट क्वेश्चन 1, ठीक है। और अर्नब भी अर्नब क्वेश्चन 1 लिखना। কারণ আমি লোকালে করতে গেছিলাম তো পিঠে গেছে ওটা আমার। হ্যাঁ, ই করো, পাঠাও আমাকে, আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি।
अर्नब कर रहे हो? यहाँ दिखा नहीं रहा है ना तुम्हारा नाम? तो ज्वाइन হতে পারছি না তো অর্ডার দেখাচ্ছে না, তুমি তো এখনো জয়েনই হয়নি, অর্ণবের নাম তো এখানে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ একটা নতুন ফোল্ডার এখানে ক্রিয়েট করো না। দেখুন দেখো আমারটা তৈরি করে দেখো একটু এই তো দেখাচ্ছে তো, লাইভই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ কি করবো কলব্যাক ফাংশনটা কাজ করবো অ্যারো ফাংশনের মধ্যে কল ব্যাক আর প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটাকে করতে হবে। অ্যারো ফাংশন ক্রিয়েট করে কল ব্যাক পাস করতে হবে, আর কল ব্যাক যেটা রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে দুটো নাম্বারের প্রোডাক্ট। আমি এখানে ওখানে করতে থাকবো, আমি উপরে কোয়েশ্চেন লিখে দিচ্ছি। তাহলে এক্সাম্পলটা একটু দেখো তো ওইখানটা করা আছে अर्नब किया? तुम्हारा फोल्डर नहीं आया अभी तक यहाँ पे? हाँ सही है, यही कर देते, एक कॉपी तुम्हारे पास भी बनी जाती। इसमें भी समझ में आ जाता ना कि एटलीस्ट शेयरिंग फोल्डर में किस तरह से काम करते हैं। ये अभी तक मार्केट में बहुतों को नहीं पता है कि ऐसे शेयरिंग फोल्डर में काम कर सकते हैं। अच्छा तुम एक बार लीव कर जाओ, जैसे अभी सम्राट लीव किया था ना, तो तुम लीव करो और फिर ज्वाइन करो, मैं तुम्हें फिर से एक्सेस देता हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेना इंस्टॉल, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरफेस अच्छा रहेगा तुम्हारा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना, तो कहाँ पर कोलोन चला जा रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम होता होगा। এই সম্রাট পুরোটা ঝাঁপিস না ওখান থেকে, ঠিক ঠিক থেকে কর। না ভাবছি না ভিতরে
हम्म, अर्नब जो तुमने किया है वो ठीक ही है। उसको और भी अगर पास करना हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पे ए कॉमा बी ही लिखेंगे, ए कॉमा बी। और फिर यहाँ पे कैंसी को कॉल करेंगे 3,4 के साथ। अभी मैं सिक्स का बोलूँगा ना, हाँ, রান করতে পারবো না। পারবে, তোমার ওখানে রান করতে রান পারবে তো? করতে পারবো না। হ্যাঁ, আমি যে কোনো অপশনে রান করবো। রান করা যাবে, এখানে কিছু একটা ভুল করেছো। এই জায়গাতে একটু ভুল আছে। ए আর বিটাকে ডিফাইন করোনি। अर्नब भी सेम ही काम किए हो, ए और बी को डिफाइन नहीं किए हो। मैं भी तुम्हारा उसमें छाप के भेज दिया। ए और बी को डिफाइन नहीं किया है। এই জায়গাটাতে এ আর বি ডিফাইন্ড হবে। এবারে কি কোন দিকে এটা কি হচ্ছে? সেভ করো। হ্যাঁ হচ্ছে। বুঝতে পেলে ডিফারেন্সটা? দেখো তুমি যদি এই জিনিসটা নিজে থেকে নিজের ল্যাপটপে এখন করতে না, আমি যদি না দেখতাম তাহলে সকাল হয়ে যেত ঠিক করতে তোমার এররটা। ওইটুকুনি এরর বুঝতে সকাল হয়ে যেত। আর ওখানেও ঠিক করা যেত না, মানে আমি ইনস্ট্রাকশন দিতে থাকতাম আর হয়ে যেত। এই লাইভ সার্ভারটা মানে একটু ভালো আছে, অনেকটাই ভালো। এখানে চেঞ্জ করলে পরে ওখানেও চেঞ্জ হয় অ্যাটলিস্ট। হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আসছে আওয়াজ? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো। হ্যালো, হুম। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা শোনা যাচ্ছে। ঠান্ডা ছিল ছিল। ঠিক আছে, তো এইটাতে একটুখানি মানে আমাদের লাভটা এটাই হচ্ছে যে এটলিস্ট আমি তোমার স্ক্রিনটাতে চেঞ্জ করতে পারবো, আর তুমি আমার স্ক্রিনটাতেও চেঞ্জ করতে পারবে। ঠিক আছে, তো একটা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ভালো থাকছে। আর ইভেন ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিজের মতো করেও কাজটা করতে পারছো, তো শেখাতেও ইজি হয়। পারবে তো না তাহলে? এখন কল ব্যাকটা তো প্রবলেম নেই, আগে যাই তাহলে। হুম, এবার আমরা ওয়াপস আসি asynchronous ফাংশনের মধ্যে। ঠিক আছে, এই asynchronous ফাংশন যেটা আছে এইটার জন্যই পুরো জাভাস্ক্রিপ্টটা কি আমরা পড়তেছি। ঠিক আছে, মানে দ্য রিজন ফর স্টাডি জাভাস্ক্রিপ্ট ইজ দ্য asynchronous ফাংশন। কেন asynchronous ফাংশন এত ইম্পর্টেন্ট? বিকজ আমাদের যতগুলো এপিআই কলস হবে, ঠিক আছে, যতগুলো এপিআই কলস হবে সবগুলো এপিআই কলস আমাদের asynchronous নেচারে হয়, asynchronous নেচারে হয়। ঠিক আছে, এবার এই এপিআই কলস গুলোকে ভাবো এরকম যে আমরা যেরকম এক্সামে চিটিং করি, তো সেরকমের ব্যাপারে হচ্ছে এপিআই কলস গুলো। চিটিং এর মানেটা কি হচ্ছে যে দেখো আমি তোমাকে আগেই এইটার জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, যে তুমি নিজের মতন করে অ্যান্সার শিটে অ্যান্সার লিখছো। ঠিক আছে, এটা তোমার অ্যান্সার শিট, দুটো পেজ আমি এখানে দেখাচ্ছি। তো তুমি এখানে নিজের মতো করে অ্যান্সার দেখছো। তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে বললে যে তুমি এইটার আনসার জানো, ঠিক আছে, ক্যালকুলেট করে একটা কেউ কোয়েশ্চেন দিয়েছে, তো এটার আনসার জানো। তো ওই সময় তুমি বল, তোমার ফ্রেন্ড জানতো আনসারটা, ঠিক আছে, তোমার ফ্রেন্ড আনসার জানে আর তোমাকে আনসারটা বলবেও। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে ওই সময়টাতে তোমার টিচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এখানে টিচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেহেতু টিচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তুমি এখানে আনসারটাকে ছাপতে পারছো না। তো তোমার ফ্রেন্ড বললো যে এইটুকুনি পেজ ছেড়ে দে আর তুই পরের কোশ্চেন গুলো করতে থাক। ঠিক আছে, পরের কোশ্চেন গুলো করতে থাক আর এখানে পরেরটা লিখে দিস, তাই তো? ঠিক আছে, তো
तो ये चीज यहाँ पे होने वाला है आपका असिंक्रोनस नेचर में, कि कुछ समय के बाद, ठीक है, आफ्टर सम डिले आप वो काम करने वाले हो जिसके लिए आपने क्या किया था, पेज को छोड़ा था, ठीक है, जिसके लिए आपने पेज को ब्लैंक छोड़ा था, उस ब्लैंक पेज पे आकर के आफ्टर सम डिले आप इस चीज को यहाँ पे फिक्स करने वाले हो। क्लियर, समझे ये चीज? चलो, हाँ, तो इसमें सबसे पहला जो इनबिल्ड फंक्शन है, इनबिल्ड असिंक्रोनस फंक्शन जो है, इनबिल्ट असिंक्रोनस फंक्शन जो है वो है आपका सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट फंक्शन जो है आपका जावास्क्रिप्ट का, ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है। ये असिंक्रोनस फंक्शन एक कॉलबैक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन एक कॉलबैक फंक्शन है, मतलब इसके अंदर एक कॉलबैक होगा। अब यहां से आता है कि अगर आपको कॉलबैक नहीं पता होता तो फिर आपको सेट टाइम आउट उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर से समझ में आने वाला है। तो क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया कि हाँ व्हाट इज कॉल बैक, तो अब आपको सेट टाइम आउट अच्छे से समझ में आने वाला है कि ये क्या कर रहा है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सेट टाइम आउट फंक्शन जो है ये खुद में क्या कर रहा है, एक फंक्शन को ले रहा है, इसके अंदर खुद में एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर खुद में एक फंक्शन। अब ये फंक्शन दो तरीके का फंक्शन हो सकता है, या तो एरो फंक्शन हो सकता है जो अभी मैंने लिखा है, या तो ये एनोनिमस फंक्शन हो सकता है, ठीक है, या तो ये एरो फंक्शन हो सकता है या तो ये एनोनिमस फंक्शन हो सकता है। तो अगर एरो फंक्शन होगा तो इस तरह से देखने में होगा इसका सिंटैक्स, और अगर ये असिंक्रोनस मतलब एनोनिमस फंक्शन होगा, मतलब सॉरी एरो फंक्शन होगा तो इस तरह से होगा देखने में, और अगर ये एनोनिमस फंक्शन होगा तो फिर इसका सिंटैक्स इस तरह से आएगा देखने में कि यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, और ये, और इसके बाद ये पैरामीटर्स, तो इस तरह से ये देखने में आपको लगेंगे। क्लियर है ये दो चीज? अभी तक के लिए ये दो चीज समझ में आया? हाँ, तो अभी तक हमने क्या समझा कि एक कॉल बैक का मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन में पास हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक फंक्शन ही तो पास किया एज अ पैरामीटर, एक फंक्शन ही तो पास किया एज अ पैरामीटर, ठीक है, तो ये वो फंक्शन है। तो ये फंक्शन दो तरीके का फंक्शन हो सकता है, या तो एरो फंक्शन होगा या तो एनोनिमस फंक्शन होगा। क्लियर, या तो एरो फंक्शन होगा या फिर एनोनिमस फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हमने किया है, या तो एरो फंक्शन है या फिर एनोनिमस फंक्शन है। और सेट टाइम आउट खुद में क्या है, सेट टाइम आउट खुद में एक असिंक्रोनस फंक्शन है, सेट टाइम आउट खुद में एक असिंक्रोनस फंक्शन है। असिंक्रोनस फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो सिंक्रोनाइज वे में नहीं चलता है, असिंक्रोनाइज वे में चलता है, ठीक है, मतलब इसमें हम डिले प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये कुछ समय बाद चलेगा। तो हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे एपीआई बनाते हैं यूजिंग सेट टाइम आउट, मतलब सेट टाइम आउट को हम पढ़ने के लिए, मतलब एपीआई को समझने के लिए हम सेट टाइम आउट को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। आया अभी तक यहाँ तक समझ में कि सेट टाइम आउट का यूज क्या है? सेट टाइम आउट का यूजर एपीआई के रेफरेंस को समझने के लिए, मतलब एपीआई जो है वो क्या है, वो एक कॉल ही तो है, लेकिन वो एक ऐसा कॉल है जो कुछ टाइम डिले लेता है, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए वो कुछ टाइम लेता है। तो हमें इस चीज को इस चीज को अगर रेप्लिका करना है, इस चीज का अगर रेप्लिका मतलब इस चीज का अगर नेचर रेप्लिका को समझना है, तो हम सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करेंगे। और सेट टाइम आउट फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए ही यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें हम अपना टाइम डिले प्रोवाइड करेंगे, इसमें हम अपना टाइम डिले यूज करेंगे। और ये एक हाइपोथेटिकल टाइम डिले होगा। ये कैसा होगा, एक हाइपोथेटिकल टाइम डिले होगा। ये टाइम डिले आपका हाइपोथेटिकल होगा। क्यों हाइपोथेटिकल होगा? क्योंकि ये हम डिसाइड करेंगे, ये टाइम डिले हाइपोथेटिकल इसलिए होगा क्योंकि इसका डिसीजन हम लेने वाले हैं, इस टाइम डिले का डिसीजन हम लेने वाले हैं क्योंकि हम एपीआई को समझ रहे थे और एपीआई का हम नेचर समझेंगे इससे।
एपीआई का नेचर, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एपीआई का थ्योरी पार्ट हम इससे समझ रहे हो। क्लियर है अभी तक कि सेट टाइम आउट क्यों यूज करना है, क्या है ये, और एपीआई क्या चीज हुआ। ऑलरेडी आपको एपीआई के बारे में तो पता ही है कि एप्लीकेशन इंटरफेस है, ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये कुछ क्या करेगा, ये फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो कि एक जेसॉन फाइल भेजता है ना, जेसॉन फाइल भेजता है। वो जेसॉन फाइल क्या है, कुछ भी नहीं, एक डिक्शनरी है, नथिंग बट अ डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी में क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, नाम, पता, एड्रेस, तो वो एक इंफॉर्मेशन है। तो हमने ऐसा माना कि जिस तरह से एपीआई कुछ टाइम लेता है इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, तो सेट टाइम आउट फंक्शन को हम एपीआई का रेप्लिका मानेंगे इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो टाइम डिले हम खुद सेट कर रहे होंगे, क्योंकि हम एपीआई के नेचर को समझेंगे अभी। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेट टाइम आउट फंक्शन को इस तरह से रखा, सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट। और इसके अंदर हमने फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर जो आपको पैरामीटर देना हो नहीं देना हो आपका मर्जी। और ये फंक्शन इस तरह से ओपन होगा, इसके अंदर आपने कोई भी कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग, और हम ये बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन पैक है, ठीक है। और फिर हमने इसको बंद किया। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक टाइम डिले प्रोवाइड कर रहे होंगे कि देखो 5000 मिली सेकेंड बाद, यानी 5 सेकेंड बाद आपका ये फंक्शन चलने वाला है। तो ये जो चीज यहाँ पे लिखा गया है, ये सेट टाइम आउट फंक्शन का एप्लीकेशन है। देखो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या हुआ, असिंक्रोनस फंक्शन हुआ। सेट टाइम आउट फंक्शन एक असिंक्रोनस फंक्शन हुआ। इसके अंदर कॉल बैक लिया गया, ये कॉल बैक है ना, फंक्शन जो यहाँ तक यूज किया गया ये तो कॉल बैक है, ठीक है। ये जो चीज यहाँ पे है तो भैया कॉल बैक है, ठीक है। ये पूरा चीज कॉल बैक हुआ, ये पूरा चीज कॉल बैक हुआ। और इसके अंदर जो आपने टाइम डिले दिया है, तो ये टाइम डिले है जो कि एक हाइपोथेटिकल टाइम डिले है। मतलब हम फिक्स करेंगे कि ये पीस ऑफ कोड कितने समय बाद चलने वाला है। क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा अभी समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने उस दिन यहाँ पे इसको लिखा था कि कंसोल डॉट लॉग हाई लिखा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से इसको रख देते, इसको यहाँ पे हेलो लिख देते, और दिस इज अ फंक्शन के जगह पे यहाँ पे हम इस बार बताते हैं कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। और हम यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम डिले लगाते हैं, और फिर हम इस फंक्शन को ओपन करते हैं। तो देखो हाई हेलो प्रिंट हो गया है, और कुछ टाइम डिले बाद, अभी तक आया नहीं है, कुछ टाइम डिले बाद इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है। तो एक बार और चलाते हैं, और एक बार काउंट भी करेंगे कि क्या ये सही में 5 सेकेंड बाद आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 आ जाना चाहिए, अभी आ गया, ठीक है। मेरा 5 सेकेंड बहुत जल्दी है तो ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जो भी है 5 सेकेंड बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हुआ ये क्या चीज है। सेट टाइम आउट फंक्शन खुद में एक कॉल बैक लिया, और वो 5 सेकेंड बाद वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करता है, डिस्प्ले करता है। यानी हम यहाँ पे अभी एपीआई को समझ रहे होंगे, एपीआई किस तरह से काम करेगा, और उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे हम इस सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आएगा, समझ में आ गया होगा कि पहले हमने क्या किया, कंसोल डॉट हाई किया, फिर कंसोल डॉट लॉग हेलो किया। तो ये हाई हेलो तो डायरेक्ट प्रिंट हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन को 5 सेकेंड लगा प्रिंट होने में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तब तक लोड हो रहा था, तब तक वो चीज आ नहीं पाया। हाँ, रिकॉर्ड तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन तब तक प्रिंट नहीं हो पाया था, इसीलिए इन्फॉर्मेशन कुछ देर बाद, मतलब आफ्टर 5 सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है। तो अब हमें एक फ्लो समझना है कि एक एपीआई फ्लो किस तरह से काम करता है, और इसको किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एपीआई जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पर काम करती है, ठीक है। कोई भी एपीआई जो है वो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पर काम करती है, ठीक है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पे काम करती है। अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमको क्या करना है, हमको कोई एल्गोरिदम के हिसाब से हम समझते हैं, लेट्स सपोज कि मुझे 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 आलू कुलचा बनाना है, ठीक है।
तो ये आलू कुलचा जो है ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मुझे बनाना है। आई वॉन्ट टू मेक आलू कुलचा। तो आलू कुलचा बनाने के लिए मुझे सबसे पहला चीज जो चाहिए वो है आलू चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो चाहिए वो है मुझे डो चाहिए, नहीं नहीं यार, बोल नहीं, सामान मटेरियल्स, ठीक है, बोल नहीं, आलू चाहिए, डो चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो है मेरा कुलचा रेडी हो जाएगा। क्लियर? आलू चाहिए, डो चाहिए और कुलचा चाहिए, क्योंकि कुलचा तक जाने के लिए, कुलचा तक पहुंचने के लिए मुझे मार्केट से आलू लाना पड़ेगा, मुझे डो बनाना पड़ेगा और तब जाके मुझे कुलचा मिलेगा। तो मैं फिलहाल के लिए 3 लेयर्स में ही समझाना चाहता हूँ इस चीज को, ठीक है। इसको 3 लेयर्स ऑफ एपीआई बोलता हूँ मैं, 3 लेयर्स ऑफ एपीआई। तो अभी के लिए हम 3 लेयर्स ऑफ एपीआई ही समझेंगे कि पहला आपको आलू का रिक्वेस्ट देना है, फिर आपको डो का रिक्वेस्ट देना है, फिर जाकर के आपको कुलचा मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला अप्रोच जो मार्केट में आया था वो है कॉल बैक्स का अप्रोच, है ना। सबसे पहला अप्रोच जो मार्केट में आया था वो है कॉल बैक्स का अप्रोच, कि हाउ यूजिंग कॉल बैक्स आप ये चीज कर सकते हो। समझ में आया? हाउ यूजिंग कॉल बैक आप इस पूरे चीज को अप्रोच कर सकते हो। यानी हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है आलू, उसके बाद हमें लाना है डो और तब जाकर के मुझे मिलने वाला है कुलचा। तो ये है आपका फ्लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, 3 कॉल में हमें ये पूरा काम कंप्लीट करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाते ही मुझे आलू मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाते ही मुझे डो मिल जाएगा, और ऐसा नहीं है कि मेरे चाहते ही कुलचा बन जाएगा। तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। रीजन क्या क्या हो सकता है इसके खराब होने का, कि अगर आलू नहीं मिला तो भी कुलचा नहीं बनने वाला है, अगर डो नहीं मिला, आलू मिल गया लेकिन डो नहीं मिला तो भी कुलचा नहीं बनने वाला है। आलू और डो जब मिल चुका है तब जाकर के कुलचा बनेगा, लेकिन कुलचा बनने से पहले भी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो और कुलचा नहीं बनता, ठीक है। यानी हर स्टेप में 2 पॉसिबिलिटीज है, हर स्टेप में 2 पॉसिबिलिटीज है, यस नो यस नो यस नो, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम अभी आगे बढ़ेंगे और जो हम करेंगे वो है कि इनको किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। इन चीजों को किस किस तरह से, किस फॉर्मेट में हमें इन चीजों को बनाना है। तो सबसे पहले देखिए कि हम एक फंक्शन बना रहे होंगे, फंक्शन गेट आलू। मैं पहले कोड समझा देता हूँ, उसके बाद हम कोडिंग पे चलते हैं, ठीक है। फंक्शन गेट आलू, ठीक है, फंक्शन गेट आलू। तो फंक्शन गेट आलू आपको क्रिएट करना है, राइट। एक फंक्शन ऑब्वियसली होगा जो कि गेट आलू फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा आपका मेक डो, ठीक है, एक फंक्शन आपका मेक डो होगा, राइट। और एक फंक्शन जो होगा वो होगा आपका फंक्शन मेक आलू कुलचा, ठीक है। ये 3 फंक्शन आपके पास रहेंगे, है ना। फंक्शन नंबर 1 गेट आलू, जहां से आप मार्केट से आलू लेके आ रहे होंगे। फंक्शन नंबर 2 जो कि मेक डो होगा, और फंक्शन नंबर 3 जो कि क्या होगा, मेक आलू कुलचा होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 फंक्शन यहाँ पे रहेंगे। तो ये चीज, ये पूरा जो काम है ये किस तरह से होने वाला है उसको हम अभी समझते हैं। तो ठीक है, देखिए, फंक्शन जब कॉल हो रहा होगा तो हम गेट आलू फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, और इसको क्या चाहिए, गेट आलू को क्या चाहिए, व्हाट अ गेट आलू फंक्शन वांट्स। गेट आलू फंक्शन को आलू चाहिए ना, गेट आलू फंक्शन को क्या चाहिए होगा, आलू चाहिए होगा। तो गेट आलू फंक्शन को हमने आलू पकड़ा, ठीक है, आलू दे दिया। अब इस चीज को मैं यहाँ से और नहीं समझा रहा हूँ, अब हम वापस कोड में चलते हैं तो वहां पे समझते हैं कि क्या होना वाला है। आलू पूछा डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम गेट आलू फंक्शन बनाएंगे और इसको हम क्या देंगे कि आलू एज अ डेटा इसको चाहिए, ठीक है। इसको आलू एज अ डेटा मिला, क्लियर हुआ। जब इसको आलू एज अ डेटा मिल जाएगा, जब इसको आलू एज अ डेटा मिल जाएगा तब जा करके क्या बनने वाला है,
डो बनने वाला है। जब तक आलू नहीं मिलेगा तब तक डो बना के क्या करेंगे हम, है ना, क्योंकि डो में तो मुझे आलू डालना है, राइट। ठीक है, तो जब तक आलू नहीं मिल जाता हम डो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बेकार में डो बना के फायदा नहीं है। जब आलू मिल जाएगा उसके बाद हम डो डालेंगे और उस डो के अंदर हमको आलू डालना है। तो मेन प्रॉब्लम यही है। तो हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट जो चीज करना है वो है एक कॉल बैक से पहले आपको यहाँ पे सॉरी मतलब नेक्स्ट कॉल से पहले आपको एक कॉल बैक क्रिएट करना है, और यहाँ पे आप मेक डो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, मेक डो फंक्शन। और मेक डो को क्या चाहिए, मेक डो को क्या चाहिए, मेक डो को दो चीज चाहिए होगा। पहला उसको चाहिए होगा आलू, और दूसरा उसको एक कॉल बैक चाहिए होगा जो आपको क्या करके लाके देगा, डो बना के लाके देगा, है ना। जैसे उस समय आपको आलू मिला मार्केट से, अभी क्या मिलने वाला है, मेक डो में आलू तो जाने ही वाला है, आलू एज अ पैरामीटर जाने वाला है, ठीक है। और उसके साथ इसमें डो एज अ फंक्शन जाने वाला है, डो एज अ फंक्शन जाने वाला है, क्योंकि आप डो बना के लाने वाले हो। और जब आपका डो बन जाएगा, हाँ लाइक कॉल बैक, एक डो जाने वाला है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद जाकर के आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंचोगे, जो कि होगा क्या, मेक आलू कुलचा, राइट। सो मेक आलू कुलचा, आया समझ में। और मेक आलू कुलचा को क्या चीज चाहिए होगा, मेक आलू कुलचा को आलू भी चाहिए होगा, डो भी चाहिए होगा, तब जाकर के आपका आलू कुलचा बनने वाला होगा। सो दिस होल थिंग, डो आलू भी ले लिया उसने, एंड डो भी उसने एज अ पैरामीटर ले लिया, और अब आपके पास कुलचा यहाँ पे जो है हो जाएगा एज अ फंक्शन। और आप यहाँ से रिटर्न करने वाले होगे कि कंसोल डॉट लॉग कुलचा इज